नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की लोक यात्रा सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और दिल का चोर। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। और आप सभी लोग जिन्होंने हमारे दूसरे चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। वहाँ सिर्फ 100 सब्सक्राइबर ही बाकी रह गए हैं 1000 होने में। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट में पिन भी कर दूँगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बाकेलाल, ना जाने क्यों आज मेरा दिल कह रहा है कि हम विशालगढ़ के बहुत निकट हैं। जी हाँ महाराज, अगर रास्ते में कोई ऋषि मुनि ना मिला तो। और तभी टनाक उफ बाकेलाल, ये क्या बला है? मैं बला नहीं, दिल हूँ। दिल? परलोक ग्रह की राजकुमारी का दिल? परलोक ग्रह की राजकुमारी? हाँ, परलोक ग्रह की राजकुमारी दिलकश बहुत सुंदर है। राजकुमारी दिलकश को एक ऋषि ने वरदान दिया था कि पुत्री, तुमने हमारा यहाँ यहाँ जो आदर सत्कार किया है उससे प्रसन्न होकर होकर हम तुम्हारे हृदय को कभी बूढ़ा ना होने का वरदान देते हैं। क्योंकि अभी मेरी तपस्या को 20 वर्ष और लगने हैं। उसके बाद मैं ही आकर करूँगा तुमसे शादी। मुझसे पहले अगर कोई तुमसे शादी करने की चेष्टा करेगा तो मैं तुम्हारे ब्याह में कोई ना कोई टांग अड़ा दूंगा। मगर जादूगर हड्डल की बुरी निगाहें ना जाने कब से लगी थी राजकुमारी पर। गिली गिली गोलगप्पा, आइस पाइस धप्पा। आहा, कितना प्यारा खरगोश पैदा किया है जादूगर तुमने अपने हाथ की सफाई से। इसे तो मैं अपने कक्ष में ले जाऊंगी और तुम्हें एक दिन अपने कक्ष में ले जाएगा जादूगर हड्डल, वरना काट डालेगा। बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला जादूगर हड्डल, ये लो अपना इनाम और अब यहाँ से फौरन फूट लो। और हाँ, मेरी बेटी पर बुरी नज़र डाली तो तुम्हारी आंखों का मुरब्बा बनाकर महामंत्री को खिला दूंगा, समझे? और मैं खा भी लूँगा महाराज, क्योंकि इस नामुराद को मैं ही यहाँ लाया था। तुझे अपना ससुर ना बनाया तो मेरा नाम हड्डल नहीं, राजा दृष्टिकूट। और जब काफ़ी दिनों तक भी जादूगर की दाल नहीं गली और इधर तय हो गया राजकुमारी का भी ब्याह, तो काट डालूंगा वो गला जिसमें पड़ेगी राजकुमारी के हाथों वरमाला। अपनी जादुई तलवार से सबको काटता पीटता वो वहां जा पहुंचा जहां हो रहा था मंगनी समारोह। सबको काट डालूंगा। आ ई लेकिन धोखा उसके नसीब में लिखा था। ओ, तो मुझे धोखा देने के लिए यहाँ गुड्डे गुड़ियों का ब्याह हो रहा है। इसका मतलब राजकुमारी जी की मंगनी कहीं और हो रही है। और तब अब मैं करता हूँ एक भयंकर यज्ञ, जिसकी अंतिम आहुति से पूर्व अचानक कर रहा उठी राजकुमारी दिलकश। इसी के साथ राजकुमारी दिलकश का सुंदर दिल उसके हृदय स्थल से निकल गया। राजकुमारी, मुझे रोक लो, अन्यथा तुम्हारे अंदर मौजूद प्रेम की सारी भावनाएं मर जाएंगी। ओ बसंती पवन, पागल ना जा रे ना जा, कोई रोको कोई। इधर जादूगर हड्डल हाथ में लिए खड़ा था अंतिम आहुति जिसके समर्पण के बाद ये दिल हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मगर तभी उफ, दुष्ट दुष्ट कौवे ने यज्ञ कुंड में बीट करके मेरे यज्ञ के संपूर्ण फल को नष्ट कर दिया है। काट डालूंगा इसे भी। खुर्र। और अरे नहीं, दिल पृथ्वीलोक की ओर गिर रहा है और इस प्रकार मैं पृथ्वी पर आ पहुंचा हूं। मगर अब तुम जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान की ओर भाग लो, क्योंकि मेरी खोज में जादूगर हड्डल भी आ रहा है। महाराज, आप दिल को जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान तक ले जाइए, तब तक मैं उस जादूगर हड्डल को दिशा भ्रम में डालता हूँ, वरना वो ज़रूर हमारा पीछा करता हुआ हम तक पहुँच जाएगा। ठीक है बाकेलाल, मैं ऐसा ही करता हूँ। पृथ्वी पर यहीं कहीं गिरा है राजकुमारी दिलकश का दिल। ओह, उस मानव के पास मुझे दिल के होने का आभास मिल रहा है। जरूर दिल इसी के आसपास ही कहीं गिरा है। उसी से चलकर पूछता हूँ। मोटे को मैंने जानबूझकर यहाँ से भेज दिया है। अब मैं जादूगर हड्डल को उसका पता बताऊंगा।
ए पृथ्वीवासी, क्या तुमने यहाँ किसी दिल जैसी चीज को देखा है? अगर तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हें अपनी ये चमत्कारी ढाल दे दूंगा, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं लेता। ढाल? हाँ, फेंके गए सभी शस्त्रों को अपनी ओर खींच लेना इस ढाल की विशेषता है। और अगर जानते बूझते भी तुमने मुझे दिल का पता ना बताया तो काट डालूंगा। तो फिर ठीक है, ढाल लाओ, मैं तुम्हें दिल का पता बताता हूँ, क्योंकि मैं भी मुफ्त की चीज़ नहीं छोड़ता। कौन है बे? ओह बावला, उठा मुझे। जल्दी से सीधे चले जाओ, दिल एक मोटे मानव के पास है, उस मोटे को तो मैं फौरन काट डालूंगा। चलो, ढाल मुफ्त में मिल गई और मैं यहीं बैठकर सुनता हूँ मोटे की चीख की आवाज़। उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। किंतु वृक्ष की ठंडी छांव में लेटते ही बाकीलाल को आ गई प्यारी नींद। इधर आ गया एक राक्षस भी अपनी राक्षसी के साथ। अजी वो देखो, जंगली भैंसा, जल्दी मारो, अब मारते क्यों नहीं? आह! ओह, दो मुँहा वाला जंगली भैंसा, इसका एक मुंह तू खाइयो, एक मैं खाऊंगा। आजकल जंगल में राक्षसों और दूसरे जंगली जानवरों का डर बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब मैं पूंछ की तरफ भी एक नकली सिर लगा कर रखता हूँ, ताकि राक्षस जैसे ही मेरे उस मुंह को असली समझकर उस पर वार करे तो मैं असली सिर की टक्कर पीछे से उसे जड़ सकूं। धाड़! अजी लानत है तुम पर, तुम्हें तो मनुष्य होना चाहिए था, एक जंगली भैंसे से पिट गए। आह! मैं उस जंगली भैंसे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे जा, बड़ा आया राक्षस के तुम। वाह! धड़ाक! हे, मर गई। आऊ! राक्षस ने अपना शस्त्र भैंसे को मारने के लिए फेंका। साए! अरे बाप रे, इसका निशाना तो बड़ा सटीक है। वाह! और तभी खिंच! ओह, मेरी सुन ली भैंस देवता ने। कौन है बे? ओह, शस्त्र आ चिपका। ठक! इधर होश खो बैठी राक्षसी। हाय, तुझे क्या हुआ मेरी मूंगफली? तू कहीं फिर से उठ तो नहीं जाएगी? बदला, बहुत भयानक बदला। अपनी मूंगफली की हत्या का बहुत भयानक बदला लूंगा। अजी, मैंने कहा वो जंगली बदतमीज भैंसा चला गया या नहीं, जिसके डर से मैं मरने का नाटक कर रही थी? ओह बेडागर, तो तुम मरने का नाटक कर रही थी और मैं समझा था कि तुम मर गई और तेरा काजू तेरे वियोग में विलाप करने लगा। चलो कोई बात नहीं, अब तो असली में मरेगी तो मैं दोबारा विलाप करूंगा और मेरे बदले का कार्यक्रम भी अब मैं स्थगित करता हूँ। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि मेरा निशाना ठीक होते हुए भी गद्दा आखिर उधर कैसे मुड़ गई। ओह, वो रही गद्दा। अजी, आपका निशाना कभी ठीक लगा भी है कहीं? यो कैसे? ढाल इस ढाल पर कैसे आ चिपकी मेरी गद्दा? राक्षस ने इस बार गद्दा एक खरगोश का शिकार करने के लिए फेंकी, मगर अरे, ये गद्दा तो फिर ढाल से आ चिपकी है। कौन है बे? ओह, शस्त्र आ चिपका। राक्षस ने उठा ली अपनी गद्दा भी। इसका मतलब हुआ कि ये ढाल आसपास हो तो शस्त्र दुश्मन या शिकार को लगने की जगह इससे आ चिपकते हैं। ये तो बड़ी चमत्कारी ढाल है जी। कौन है बे? ओह, राक्षस, ले चल मुझे, घुमा ला। मगर ये हमारे किस काम की? ये हमारे पास रही तो फिर हम शिकार कैसे करेंगे? अजी, तुम भी बस मोटी बुद्धि के लल्लू हो। इस ढाल को लेकर हम करेंगे यहाँ के राजा पर हमला, और जब सैनिक हम पर शस्त्र बरसाएंगे तो सारे शस्त्र ढाल से चिपक जाएंगे और फिर हम उन सबको अपना गुलाम बनाकर जब जी चाहेगा तब उनका भक्षण करेंगे। ओह हाँ, तू तो बड़ी अक्लमंद निकली, मैं तो तुझे स्त्री ही समझता था। और जब खुली बाकेलाल की आंख तो अरे, मैं तो मोटे की चीख की प्रतीक्षा करता रहा। सो ही गया था, मगर चीख गूंजी क्यों नहीं? जरूर मेरे सोने के बाद गूंजी होगी, मगर मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? पर उठाता कौन? कुछ देर बाद, और अरे, वो ढाल कहाँ गई? ओह, कहीं उसे जादूगर हड्डल ही तो उठाकर नहीं ले गया। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। और अब मैं चलता हूँ मोटे की लाश के दर्शन करने, जो कि यहीं कहीं पड़ी सड़ रही होगी। कौवे खा रहे होंगे नोच नोच के। ओहो, जंगल में गीदड़ भी तो होते हैं।
चंदन नगर, जहाँ भोले भाले एवं स्वभाव से मोई मोई से भी ज़्यादा शर्मीले लोग रहते हैं। उस शाम चंदन नगर में गूंजा वो मधुर संगीत। अरे ये संगीत कैसा बज रहा है? मगर ये संगीत लहर आ कहाँ से रही है? इसे कौन बजा रहा है? तब आखिर दिखा संगीत वादक, वो रहा बांसुरी वादक। उफ, ये संगीत लहरी तो हमें मदहोश कर रही है। उफ, ये संगीत लहरी तो हमें मदहोश कर रही है। मुझ पर भी मदहोशी छा रही है। दिल कह रहा है कि नाचूं। दूसरे ही पल हवा में उड़ते दिखाई पड़े थे वे वस्त्र। अरे ये वस्त्र अपने आप हवा में कैसे उड़ रहे हैं? ये वस्त्र भी मदहोश होकर नृत्य कर रहे हैं। मगर तुम इन्हें वस्त्र क्यों कह रहे हो? ये तो लंगोटियां और चड्डियां हैं। कहीं इनमें से एक तेरी भी तो नहीं है रे माधो? मेरी तो नदी किनारे सूख रही है, तो अपनी देख, कहीं कहीं तेरी ना हो। फिर अचानक बंद हो गया संगीत। ओह, संगीत बजना बंद हो गया। उफ, कैसा संगीत था ये? अरे मगर ये क्या है? ये तो नारे हैं, ये यहाँ कैसे आ गए? और फिर शर्म की दहशत मच गई। वो हमारे वस्त्र थे। हम हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वो विचित्र चोर हमारी लंगोटियां चुराने आया था। उसके बाद तो हर शाम बजने लगा वो संगीत। हालत यहाँ तक आ गई कि संगीत का स्वर सुनते ही नगरवासियों में दहशत मच जाती। चोर, संगीत, भागो, चटिया बचाओ, लंगोटिया बचाओ। राजा चंदन सिंह, दुहाई है महाराज। चौथे महीने भी आज हमें तनख्वाह नहीं मिली। जब से राजकुमारी की शादी की है और दहेज दिया है, तब से राज खजाना खाली है। तनख्वाह कहाँ से दूं? प्यारे सैनिकों, क्या तुम्हारा राजा राजकार्य की तनख्वाह लेता है? जी नहीं महाराज। किंतु जब तुम्हारा राजा तनख्वाह नहीं लेता तो तुम्हें तनख्वाह लेते हुए शर्म आनी चाहिए कि नहीं? तभी दुहाई महाराज, हमारी इज्जत आपके हाथ में है। क्या मतलब? नागरिकों ने कह सुनाई उस चोर बांसुरी वादक की दास्तान, जिसे सुनने के बाद पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर, ये तो बहुत गंभीर मामला है महाराज। अगर किसी दिन वो बांसुरी वादक टहलता हुआ महल की ओर ही आ निकला तो? अगर ऐसा हो गया तो हमारी कड़की की पोल भरे राज दरबार में खुल जाएगी, क्योंकि पैसे बचाने के लिए आजकल मैं फटी हुई चड्डी को सी कर पहन लेता हूँ। घबराकर चंदन सिंह ने आदेश दिया। सेनापति अंगार सिंह, वो बांसुरी वादक चोर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। मैं अभी अपने सैनिकों को नारे कस के तैयार होने का आदेश देता हूँ महाराज। फिर नागरिकों से मिली जानकारी के मुताबिक सेनापति अंगार सिंह ने अपनी योजना बनाई। अच्छा, तो बांसुरी वादक अपना काम खत्म करके इसी जंगल में जाकर गायब हो जाता है, और फिर जब शाम को वातावरण संगीतमय हुआ तो टी नागरिकों ने बांसुरी वादक को जंगल में जाते देखा। लेकिन आज जंगल में उस चोर के लिए खतरा था। वो रहा चोर बांसुरी वादक, पकड़ो उसे। ओह, सूर्यास्त के बाद मैं अपनी बांसुरी का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए भाग निकलने में ही भलाई है। अरे कमबख्तो, ठीक निशाना लगाओ। ठीक निशाना लगाने के लिए तनख्वाह देनी पड़ती है सेनापति जी। उसी समय उफ, मोटे मुच्छड़ की लाश का भी पता नहीं चला। चलो, मांस तो पशु पक्षी खा गए होंगे, कम से कम हड्डियां ही मिल जाती। और तभी धाड़, तड़ाक, और जब सैनिक वहां पहुंचे तो ये रहा। लगता है ठोकर खाकर ये यहाँ गिर पड़ा है। इसकी चोटी खींचते हुए ले चलो इसे महाराज के पास। खींचो। खींच नहीं रहा सेनापति जी। हरामखोरो, एक दिन के साथ में नहीं खींच रहा। तुमसे खाना नहीं खाया क्या? 4 माह से प्याज खाकर गुजारा कर रहे हैं सेनापति जी। प्याज के बल से हमने हथियार थामे रखे हैं, यही क्या कम है? ठीक है, मैं ही खींचता हूँ इसे। चोर बांसुरी वादक के पकड़े जाने के समाचार से राजा चंदन सिंह को अपार प्रसन्नता हुई। चलो, इज्जत बच गई। इस चोर को फौरन लंगोटिया एवं चड़ियों के बने फंदे से नगर के चौराहे पर फांसी दे दो।
फंदे में डाल दी गई बाकीलाल की गर्दन और तभी मैं कहाँ हूँ? लंगोटी चोर, चलो अच्छा हुआ जो तुम्हें मरने से पहले होश आ गया। मेरी चोटी में भयानक दर्द क्यों हो रहा है? और जब सेनापति ने उसे सारी बात बताई तो सारी दास्तान समझते बाकीलाल को देर ना लगी। ओह, इसका मतलब वो था लंगोटी चोर जिसने अपनी जान बचाने के लिए मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया, और अब ये सब अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे फांसी दे रहे हैं। हे भोले शंकर, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? जल्लाद, फंदा खींच दो। और तभी पुनः बजने लगी संगीत लहरी। अरे, चोर संगीत तो फिर बजने लगा। भागो भागो, मैंने तो पहले ही सिर्फ चड्डी पहन रखी है। सबसे पहले मैं भागूं। धाड़। और जब सेनापति अंगार भी वहां से दुड़की हो लिया, जल्दी भागो वरना मारे जाओगे। पहले फंसाया, अब निकाल रहा है फंदे से। पहले फंसाया, अब निकाल रहा है फंदे से मुझे, पर फिलहाल तो भागना चाहिए। और फिर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद, मेरा नाम बेचारे लाल है, लेकिन लोग मुझे चड्डी लाल कहते हैं क्योंकि निर्धनता के कारण मेरे पास केवल वही एक वस्त्र था। ओह बेचारा। कभी मुझे स्नान का बहुत शौक था, मगर एक दिन मैं जिस झील में कूदा, छपाक, वाह, आनंद आ गया। उस झील में एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ, भागो, मेरा मतलब किनारे की तरफ तैरो। लेकिन मगरमच्छ मुझसे अच्छा तैराक निकला और मुझसे आगे निकल गया। और जब उसे शिकार की सुध हुई और जब जब उसे शिकार की सुध हुई तो वह तैर कर मेरे निकट आ पहुंचा। अचानक ही उसके दांत में फंस गई मेरी चड्डी। मुझे इस समय चड्डी की परवाह नहीं करनी चाहिए, वरना ये मगरमच्छ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं सबसे पहले अपने शिकार की चड्डी पर भी हाथ साफ करता हूँ, ताकि वो शर्म के मारे पानी से बाहर न निकले और मेरा शिकार बन जाए। और मैं भी शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर रखता हूँ। मगरमच्छ से पीछा छुड़ाकर किसी तरह मैं बाहर निकल आया और वस्त्रों की वैकल्पिक व्यवस्था कर नगर पहुंचा तो नगरवासियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया और मेरे मांगने पर मुझे एक चड्डी तक ना दी। राजा ने भी चड्डी देने से इनकार कर दिया। अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो फिर जंगल में जाकर रहो, ये हमारा आदेश है। मेरे पास खुद नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? मैंने निश्चय कर लिया कि आप अपने इस अपमान का बदला मैं लूँगा। जंगल में उस दिन अचानक सुनो राहगीर, मुझे जंगली चूहे ने काट लिया है और तुम्हारी कमर पर बंधी ये औषधि पत्तियां मेरे जीवन बचा सकती है। मेरी इज्जत तो पहले ही लुट चुकी थी, इसलिए जान बचाने के लिए मैंने वो पत्ते भी उसे दे दिए। तब अपना जीवन बच जाने की प्रसन्नता में ऋषि ने मुझे दी वो बांसुरी। ये बांसुरी तुम जब भी बजाओगे तो तुम्हारी पसंद के वस्त्र उड़ उड़कर तुम्हारे पास पहुंचने लगेंगे। किंतु ध्यान रहे, जब तुम ये कहानी किसी को सुनाओगे तो ना केवल ये बांसुरी ही गायब हो जाएगी, बल्कि तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं लूँगा भयानक बदला। मगर आज जब मैंने अपने कारण तुम्हें फांसी पर चढ़ते देखा तो मुझे अपने आप से नफरत हो गई। अब मेरा इस जीवन से दिल ऊब चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुना दी। और इसके हाथ से बांसुरी गायब हो गई और ये भी लुढ़क रहा है। इतना सब कहने के साथ ही बेचारे लाल मूर्छित होने लगा। चलो अच्छा हुआ जो इसने खुद ही अपना अपराध कबूल कर लिया, वरना बदला तो मैं भी इससे जरूर लेता। बदला। ओह, याद आया, सरेआम मेरी चोटी खींची गई, मुझे चोर घोषित किया गया, फांसी की सजा दी गई। यानी कुल मिलाकर बाकेलाल का इतना अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ। अब तो मुझे चंदन नगर के राजा से भयानक बदला लेना ही होगा। लेकिन ये क्या, ये जंगल की बर्बादी किसने की? मैंने। मैं तुम्हारी ही खोज में था, क्योंकि तुमने मुझसे मेरी चमत्कारी ढाल भी ले ली और मुझे दिल का पता भी ठीक नहीं बताया। इसी क्रोध में मैंने जंगल को काट डाला। अगर कुछ ना कुछ तो मैं काटता ही खुंदक में। अब कुछ ना कुछ तो मैं काटता ही खुंदक में। धोखेबाज, अच्छा सिला दिया तूने मेरे विश्वास का। और अब मैं तेरी गर्दन एक ही झटके में काट डालूंगा, झूठे इंसान। इसे मोटा मिला क्यों नहीं? वो तो आसानी से कहीं छिपने की चीज भी नहीं है।
काश वो बेचारे लाल मरते मरते जादुई बांसुरी ही मुझे दे जाता तो मैं उसे बजाकर इसे झाड़ियों के पीछे भागने पर मजबूर कर देता। ठहरो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, दिल मुच्छड़ के पास ही है। आए, जब तो तुमने कहा था कि दिल मोटे के पास है, अब कह रहे हो मुच्छड़ के पास है। ठहर जा, अभी काटता हूं तुझे मूली की तरह। नहीं, ठहरो, मुझे एक बात सोचने दो। इसी क्षण बाकेलाल के दिमाग को लगा एक तीव्र झटका। ओह, क्यों ना मैं इसे चंदननगर के राजा के पास भेज दूं। फिर जब इसे दिल वहां भी नहीं मिलेगा तो ये अपने काटने की आदत के कारण वहां सब कुछ काट डालेगा। मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बाकेलाल बोला, अगर मोटा तुझे रास्ते में नहीं मिला तो वो जरूर चंदननगर के महल में पहुंच गया होगा। अब तुम पहले ये बताओ कि दिल मोटे के पास है या मुच्छड़ के पास है। ओफो, मोटा मुच्छड़, मोटा मुच्छड़, ओफो, मोटा मुच्छड़ या मुच्छड़ मोटा एक ही बात है। दिल दोनों के पास है जो कि एक है। ओह, ये बात। लेकिन अगर दिल मुझे चंदननगर के महल में भी ना मिला तो मैं वहां सबको काट डालूंगा, फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं लौट के ना आऊं तुम यहीं बंधे रहोगे। अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं कहीं भाग थोड़े ही रहा हूं, और तुमने मुझे बांधना ही है तो उस पेड़ से बांध दो। उस पेड़ से? क्यों? मुझे घास के तिनके तुझे घास के तिनके से ना बांध दूं? और तब तुझे बांधा इसलिए है ताकि अगर तेरा कहा झूठ निकले तो तुझे कौवा नहीं, लौटकर मैं काट सकूं। अरे, पर कोई शेर वेर आ गया तो? ई। तभी डर गया बाकेलाल। ये तो मैं हूं। तुम आप महाराज जादूगर। अरे ओ जादूगर, तू कहाँ मर गया कमबख्त? मोटा ये रहा। बाकेलाल, जब मैं यहाँ पहुंचा तो जादूगर हड्डल तुमसे कह रहा था कि अगर दिल उसे चंदननगर के महल से भी ना मिला तो वो वहाँ सबको काट डालेगा। तुमने उसे दिल के लिए वहाँ क्यों भेज दिया? ये बात मैं आपको अभी नहीं बता सकता महाराज, मगर आप मुझे ये बताइए कि आप जादूगर हड्डल के हाथ क्यों नहीं लगे। मेरा मतलब कि दिल कहाँ है। आओ, तुम्हें दिल के पास ले चलूं। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया इस मोटे ने। और तब तो आश्चर्य से उछल ही पड़ा बाकेलाल। महाराज, ये उल्टापन आपको शोभा नहीं देता। आप विवाहित हैं। तुमने पहचाना नहीं बाकेलाल? ये मैंने आपको पहचान लिया है। थू, थू है आप पर महाराज। एक पत्नी और एक बच्चे के होते हुए आप। थू। बाकेलाल, ये रानी स्वर्णलता मेरी अर्धांगिनी और ये हमारा नन्हा राजकुमार। क्या? हाँ बाकेलाल, मैं स्वर्णलता ही हूँ। रानी जी, आप आ इतने दिनों बाद गले लग जा। मैं तो सोच रहा था कि अभी तक तो मोटे की बीवी मर खप गई होगी और फिर इसके वियोग में मोटा भी मर खप जाएगा, तब मैं राजा बनूंगा। बाकेलाल, दिल की सुरक्षा के लिए जब मैं वहां से चला तो एक बालक मुझे इस कुटिया में ले आया। आप अंदर चले, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। कल से ही पड़े सड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बालक की माँ को लेकिन जैसे ही बालक की माँ ने हमें देखा, स्वामी। अरे छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम? मेरे पिता। इसका मतलब तुम रानी स्वर्णलता हो? उफ, मेरी आंखों को क्या लकवा मार गया था जो तुम्हें भी ना पहचान पाया? पुरुषों की आंख के साथ अक्सर ही ऐसा धोखा हो जाता है महाराज, किंतु स्त्रियां की आंख इस मामले में बहुत चतुर होती है। आप कहाँ चले गए थे निष्ठुर? तब मेरे पूछने पर रानी स्वर्णलता ने बताया, सेनापति मरखप ने हमारे प्यारे विशालगढ़ पर कब्जा कर दिया है। उसे कब्जी हो रही थी, इसलिए वो ठीक से युद्ध नहीं कर पाया और मुझे पुत्र के साथ भागने का मौका मिल गया। ओह, उसकी ये जरूरत। महाराज, वहां से भागकर मैं चंदन नगर आ पहुंची। मैंने चंदन नगर के राजा चंदन सिंह को सारी आप बीती सुनाकर उनसे मदद मांगी है। उनका कहना है कि राज खजाना अभी खाली है, वे गुल्लक में पैसे जोड़ रहे हैं और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वह हमारी हर प्रकार से मदद करेंगे। तब तक के लिए उन्होंने मुझे इस बगीचे में रहने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि इस बगीचे के फलों की फसल को यहाँ के बंदर नुकसान पहुँचाते हैं। चंदन सिंह का कहना है कि यहाँ रहूंगी तो बंदर बगीचे में प्रवेश नहीं करेंगे और फलों की आमदनी से उनकी गुल्लक भी भरेगी। मगर शुक्र है महारानी जी कि आप किसी मादारी को
मगर शुक्र है महारानी जी की किसी मदारी की नज़र आप पर नहीं पड़ी, मेरा मतलब बंदरों पर नहीं पड़ी, वरना वे बेकार ही आकर नाचते। मेरा मतलब बंदरों पर नहीं पड़ी, वरना वे बेकार ही आकर नचाते। और बाकेलाल, तुमने जादूगर हड्डल को चंदन नगर तो भेज दिया, अगर महाराज को कुछ हो गया तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? तभी दिल उछलकर विक्रम सिंह की जेब से बाहर आ गया। जादूगर हड्डल के पांव से अगर उसके जूते उतार दिए जाएं तो वो इतना शक्तिविहीन हो जाएगा कि मक्खी के काटने से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। बाकेलाल, जल्दी करो, इससे पहले कि जादूगर हड्डल सब कुछ काट डाले, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। इधर जादूगर हड्डल उतरा सीधे राज दरबार में। कहाँ है वो मोटा मुच्छर जिसके पास है दिल? बताओ, वरना मैं जादूगर हड्डल एक एक को काट डालूंगा। तुम कोई हसीना होती तो हम तुम्हें, हाँ, हम दिल तुम्हें तुम्हें दे भी देते, मगर अभी क्यों दें? जादूगर हड्डल का मजाक उड़ाते हो? दिल तो दिल तेरे पास है तो उसे तो तुझे मुझे देना ही पड़ेगा, आह! वरना तुझे काट डालूंगा। अरे रे, मेरी तलवार! घन्ना शोर मचावे था, काजू राक्षस की ढाल के होते, आवाज ऊंची न करियो पिलवान। हाँ, अरे मेरी ढाल! कौन है बे? ओह शस्त्र, चल चिपक जा। अब सुन लो जी, कान में रुई धर के, चंदानगर पर मैं कब्जा कर रहा हूँ। किसी ने कोई इतराज हो तो हथियार लेकर आ जाओ मेरे सामने। सैनिकों, आगे बढ़ो, हमला करो इस पर। अरे ना बिरादो, अरे ना मुरादो, क्या हो गया तुम सबको? हमला क्यों नहीं करते? महाराज, आज से हम मुफ्त की नौकरी नहीं करेंगे। ना मुरादो, कल मैं अपना महल बेचकर तुम्हारी तनख्वाह बांट दूंगा। अब तो युद्ध करो। कई सैनिक आगे बढ़े, मगर मारो 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 प्यारो, कल तनख्वाह मिलेगी। कौन है बे? इतने सारे शस्त्र, सब चिपक जाओ। टनाक! देख लिया ना अपनी बहादुरी का अंजाम। इधर जादूगर हड्डल को भी आ गया ताव। ढाल, ये ढाल सिर्फ शस्त्र खींचती है, मैं तुझे शस्त्रों से नहीं अपने जूतों से मारूंगा। ढाल! आह! ये तो हमने सोचा था ही नहीं कि कोई जूतों से भी मार सकता है। अजी बीबी के सामने से हट गए। अजी बीबी के सामने पिट गए? अच्छा, ये बात है, मैं जादूगर के बच्चे का कचूमर निकाल दूंगा। मुझ पर तेरे घूसों का कोई असर नहीं हुआ। धम! ले, मार, मेरे जबड़े पर मार। तेरा जबड़ा तो तोड़ ही दूंगा। लेकिन उसी समय जादूगर ने अपना मुंह खोल दिया और काट डालूंगा कचालू की तरह तेरी उंगलियां। आह! अरे भाग्यवान, तेरा बेलन मुझ पर तो बहुत चलता है, अब कहाँ है? जादूगर हड्डल के उस शक्तिशाली वार के बाद वहीं ढेर हो गया राक्षस। तब दिल कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना सबको काट डालूंगा। कौन है बे? हट! सांस नहीं आ रही है। अपने राक्षस को घायल देख बेहोश हो गई थी राक्षसी मूंगफली भी। तभी और धार से फर्श पर आ गिरा जादूगर हड्डल। धाड़! अरे मेरे जूते किसने उतार दिए? मैंने, और मेरे पास ही है दिल, देखो, काट डालूंगा। तभी हड्डल के हाथ से तलवार खींच गई उस ओर। जादूगर हड्डल, ये ढाल तूने मुझे ही दी थी, मगर मैं उसका ठीक फायदा नहीं उठा पाया। उससे पहले ही मेरी किस्मत फूट गई। तभी दिल ने उछलकर एक टक्कर जड़ी हड्डल को। दुष्ट! आह! मर गया। जादूगर हड्डल सचमुच मर गया। और तब रानी स्वर्णलता, तुम! वाह, अब बगीचे के लिए 4 चौकीदार मिल गए। जी हाँ चंदन सिंह जी, और आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये है महाराज विक्रम सिंह और बाकेलाल। क्या? आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है महाराज। हमें रानी स्वर्णलता ने सब कुछ बता दिया है। मित्र चंदन सिंह, हम आपके आभारी हैं। चौकीदार, वो तो देख ही रहा है कि आप बहुत भारी हैं। चलो, ये भी अच्छा हुआ विक्रम सिंह की कई बड़े राजाओं से जान पहचान है। इसकी मदद के बहाने कई राजाओं से मुझे कर्जा मिल जाएगा, जिसे मैं अपने जीते जी वापस नहीं करूंगा। बाकेलाल, अब मेरी समझ में आ गया कि तुमने जादूगर हड्डल को चंदन नगर महल में क्यों भेजा था, क्योंकि तुम्हें राक्षस के हमले की खबर मालूम थी।
जी हाँ महाराज, अब क्या करता, उन दोनों मुसीबतों से छुटकारा पाने का यही रास्ता मुझे सूझा कि दोनों शक्तियों को आपस में ही भिड़ा दिया जाए। और तब बाकेलाल, हमारा प्यारा विशालगढ़ संकट में है। अब हमें कमर कसकर उसे संकट से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जरूर महाराज, संकट तो मेरे सिंहासन पर ही मंडराता है। संकट तो मेरे सिंहासन पर ही मंडराया है ना? तो अब तो मुझे आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। तब दिल ने भी उससे विदा ली। अच्छा मित्रों, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे बिना राजकुमारी बहुत उदास होगी, आखिर दिल का मामला है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है बाकेलाल विशालगढ़ में। तब तक के लिए बाय।